इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई की राम राम। गिरधारी भाई जी, धर्मवीर भाई एक बात नहीं समझ मान दी, ये कैसे रहेगी समझ में? तो बात यह है कि खाली खेती तो बात बनती नहीं। अच्छा भाई कोई ऐसी बात बता कि जैसे आप खेती तो आप कर ही रहे, पर खेती के साथ साथ कोई और भी आय का जरिया बने, कोई ऐसी बात बता। नहीं, न्यू बता पूरी बात। खेती के गले गले आय का जरिया बने या पूरा आय का जरिया बने? भाई खेती भी करनी तो देखो, खेती तो खसम से खेती तो करनी पड़ेगी, पर खेती ने भी किसी के हवाले भी तो नहीं कर सकते ना। पर खेती के साथ साथ कोई ऐसा काम हो कि भी खेती भी कर दे रहे हैं और 2 पैसे रोज कड़ी ते औरतें भी आ जाएं। अच्छा धर्मवीर भाई, बात पता क्या है? खेती के गले गले ही नहीं, जो साथी रोजगार की तलाश में नहीं, वह भी इस काम ने, जिसके हम बातचीत करेंगे, इस काम ने अपना एक नियमित रोजगार चला सके। अच्छा वो क्या भाई? उन्हें घनी जरूरत नहीं है फिर रोजगार के पीछे भागने की। अच्छा जी, काम तो बहुत है, लेकिन जब हमने सोचा भी भाई ने कुछ बतावेंगे, नौजवान साथियों को बतावेंगे, आप लिखड़े पड़े और चलो चल चलो चलो कई काम देखा आपने तो भी देखा। कहीं तो भाई शहद ले रहे हैं, मधुमक्खी पाल रहे हैं, कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भी ऐसा काम खेती के लिए भी हो जाए और खेती के लिए जरूरी भी हो। ये कौन? तो चलते चलते हम पहुंचे एक प्रगतिशील किसान दौरा। प्रगतिशील किसान, और उसने जो काम कर रखा था नहीं, देख के बड़ा मजा आया। अच्छा भाई, कड़े पहुंच गए थे हम जब पहुंचे बताऊंगे इसमें, क्योंकि उस भाई ने वो काम कर रखा था। तो जो मेरे अगले एक साथी और थे, उन्होंने फिर उनसे बातचीत करी। कौन था भला? पुरुषोत्तम होगा। बिल्कुल। तो सुना दें क्या बात हुई वहाँ? अच्छा, उनकी आपस की बातचीत सुनवाओगे? सुनाऊंगा, आपने सुनवाओ सुनो फिर। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा स्वरोजगार के लिए डेयरी फार्मिंग। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक प्रगतिशील किसान जो पशुपालक भी हैं, अंकित कुमार को, जो गांव मथाना से है। अंकित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो अंकित जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो बहुत से किसान हैं वो खेती करते हैं और खेती के साथ कुछ न कुछ पशु भी रखते हैं, परंतु बहुत से ऐसे किसान हैं हमारे, वो खेती तो कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं और उन्होंने डेयरी फार्मिंग को ही अपना रोजगार रख रखा है। तो किस तरह से ये रोजगार के रूप में काम करता है और कहाँ से इसकी शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? यदि कोई ऐसा भाई है पशुपालक जो डेयरी रखना चाहता है, डेयरी बनाना चाहता है या रोजगार के रूप में डेयरी को रखना चाहता है, तो वो कहाँ से किस तरह से शुरुआत करे? सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। मैं अंकित, गांव मथाना से। जी, आपने जो बात की है कि जो डेयरी का विषय है, जो डेयरी है, इसको आप रोजगार के रूप में कैसे ले सकते हैं? जी, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो आजकल बेरोजगारी के कारण बेले फिर रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग इधर उधर भटकने की बजाय या जॉब नहीं मिली, जॉब ना करने की बजाय आप एक दो एनिमल से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 एनिमल ले, गाय ले, भैंस ले, वो आपके एरिया के ऊपर है, आपके शहर के ऊपर है कि आप वहाँ पे गाय का दूध किस रेट बेच सकते हो जी, या फिर भैंस का दूध आप किस रेट बेच सकते हो, तो किस में आपको मार्जिन लगता है।
ये नहीं है कि आप इकट्ठे ही 10-20 पशु ले आओ और फिर उनको मैनेजमेंट करनी नहीं आए। यानी कि थोड़े से 2-4 पशुओं से शुरू करें और अपना रोजगार शुरू कर दें। एक या दो गाय ले लें, एक या दो भैंस ले लें, जी। तो धीरे धीरे उनको लोकल में आज सुबह सप्लाई दें, या बहुत से कंपनियां जो दूध उठाती हैं जी, उनको भी आप अपना दे सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्रॉफिट लगे वैसे वैसे आप रोजगार इसको काम को बढ़ाते रहो जी। कुछ ये है कि एक भैंस ले ली, भैंस क्या करते हैं अभी कुछ टाइम के बाद आप ले आते हो और उसको कुछ टाइम के बाद प्रेग्नेंट भी कराना पड़ता है। जी जी। प्रेग्नेंट के लिए क्या करते हैं कि गांव में मोस्टली मिल जाते हैं झोटे, झोटा बोल देते हैं आप अपने उसमें, लेकिन हम तो बुल बोलते हैं डॉक्टर्स में लाइन में, तो आप बुल का यूज करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुल का यूज ना करके जी आप इंसेमिनेशन करो जी। डॉक्टर के पास ले जाओ उसको, डॉक्टर के पास ले जाओ। हर गांव में सरकारी हॉस्पिटल है जी, वहाँ पे आपको सीमन मिलेंगे जी। अगर आपके पास मुर्रा भैंस है, आप का सीमन लेना चाहते हो मुर्रा भैंस का मिल जाएगा जी। अगर गाय है आपके पास HF का भी लग जाएगा, साहिवाल का भी लग जाएगा, देसी का भी लग जाएगा। लेकिन वही बात है अभी सीमन से ही आप उसके दूध की अगली जो पीढ़ी आएगी वो दूध में प्रोग्रेस करेगी। जितना ज़्यादा दूध में बढ़ोतरी होगी उतना ही फार्मर को प्रॉफिट होएगा। यानी कि सीमन का प्रयोग ज्यादा करें, सीमन का प्रयोग और उसको वो तो समय समय पर अंकित भाई वो भी कर सकते हैं कि डॉक्टर जो है संपर्क में रहते हैं डॉक्टर के, हाँ जी। और डॉक्टर भी उसमें सलाह दे सकता है कि भी ये इस तरह कैसे ये सही रहेगा। नहीं मतलब कोशिश यही करो कि इधर उधर बुल से क्रॉस कराने की बजाय आप इंसेमिनेशन कराएं, डॉक्टर के पास ले जाओ। अच्छा, फिर अंक जी बात आती है कि कोई भाई है उसने डेयरी फार्मिंग शुरू कर दी, एक भैंस से, 2 से, 4 से, गाय से, और फिर उसका शुरुआती जो रुझान है वो कैसे रहेगा कि जिस तरह से उसका खान पान कहाँ से स्टार्ट करना, उसने किस तरह से करना है? खान पान की बात है सर कि आजकल जो फीड है मार्केट में और जो इंग्रेडिएंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं जी। तो कोशिश ये करें कि आप जितना सस्ता मतलब अपना सामान फीड लें। सबसे आसान है, सबसे सस्ती कॉस्ट है आज के टाइम में ग्रीन फॉडर। ग्रीन जितना ज़्यादा आप पशु को ग्रीन फॉडर दोगे, हरा चारा दोगे, उतना ही आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी जी। अगर आप डिपेंड करोगे कि आप फीड मार्केट से लेके फीड पाएं और फिर दूध निकालें तो वो थोड़ा लॉस की तरफ चला जाता है फार्म, यानी कि वो थोड़ा महंगा पड़ेगा हमारे को। महंगा पड़ेगा जी। और महंगा जब पड़ेगा तो दूध की जो कीमत है वो थोड़ी कम रहेगी हमारी। नहीं, दूध का प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, हाँ, कॉस्ट बढ़ जाएगी जी। ग्रीन फॉडर या ग्रीन के विकल्प आप आज देख सकते हो कि साइलेज आ चुका है जी। आप अगर साल भर ग्रीन फॉडर नहीं दे सकते तो साइलेज बना लो, साइलेज बना लो, साइलेज बना लो। साइलेज ग्रीन फॉडर का एक विकल्प। किन किन चीजों का साइलेज बनाते हैं हम? साइलेज मोस्टली तो जो आजकल बनता है वैसे तो मक्के का ही है जी, लेकिन अब क्या है जौ का भी बनने लगा है, जो जई आ रहा है चारा है जी। ज्वार का भी बनता है जी, और ये एक बाजरा आता है, चरी आती है, इन सब का बन जाता है जी। और साथ ये क्या नाम बरसीम है, बरसीम का हे भी बन जाता है। बरसीम अब जैसे मौसम सर्दी का है, बरसीम सभी किसान भाइयों के पास एक्सेस हुई है जी। आप उसको काटो, ड्राई करो और ड्राई करके स्टॉक कर लो जी। जिस टाइम आपके पास सारा चारा नहीं है तो आप उस टाइम उस सूखे के रूप में भी यूज कर सकते हो और ग्रीन फॉडर के रूप में भी यूज कर सकते हो। उसके अंदर क्या होगा कि पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, शुष्क पदार्थ बढ़ जाएगा जी, लेकिन जो उसका प्रोटीन है और जो ड्राई मैटर है वो वैसे का वैसे फिर भी रहेगा, उपयोगी है पशुओं के लिए, वो बाद में भी उपयोगी है। लेकिन वही बात, उसको जब इकट्ठा करना है पहले उसको काट के अच्छी तरह सुखा लें जी, ताकि उसके अंदर कोई फंगस वगैरह ना रहे। और फिर जैसे अब आपने कहा कि ये ऐसा चारा तैयार हो गया जो गर्मी के लिए तो प्रयोग करना हमने, गर्मी में भी यूज कर सकते हैं आप, सर्दी में भी यूज कर सकते हैं। और ये तो है कि अगर पूरे साल भर एक सारा आप हरा चारा नहीं दे सकते पशु को जी, बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब हरे चारे की शॉर्टेज होती है, उस टाइम आप इसको यूज कर लो जी। अच्छा, जैसे एक गाय है या भैंस है, उसके हम ये चीज़ें तो जानकारी रहनी चाहिए कि एक गाय इतना दूध देती है, 5 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है, तो उसको किस तरह से हम हरा चारा देंगे कितना,
और कितना खनिज लवण वगैरह देंगे, ऐसा सिस्टम कैसा है? जो बात आती है भैंस की, जी। भैंस के ऊपर तो हर 2 लीटर के ऊपर 1 किलो फीड पड़ेगी। 2 लीटर दूध हो ये भी भैंस देती है। अगर 2 केजी किसी भैंस का दूध है तो 1 केजी उसको फीड पड़ेगी जी। और अगर कोई गाय है तो 2.5 या 3 किलो पे आप भी 1 किलो दूध 3 किलो दूध पे 1 किलो फीड आप दे सकते हो जी। और रही बात सूखे की और ये हरे चारे की, गाय जो है, गाय का बॉडी वेट किया जाता है, बॉडी वेट से उसका टोटल ड्राई मैटर निकल जाता है शरीर का जी। पूरे पशु का इतना बॉडी वेट है और उसके अंदर इतना डेली का उसको खाना चाहिए जी। तो उसमें दिया जाता है बरसीम या फिर जई, जैसे अब सर्दी का मौसम, अब तो यही घास चले हुए हैं जी। बाकी जैसे गर्मी में अपनी ज्वार आ जाती है, बाजरा आ जाता है, मक्की आ जाती है, तो उसके साथ देखा जाता है कि इनमें सभी में कितना ड्राई मैटर है जी। उसके बाद फिर तूड़ी दी जाती है, तूड़ी ज़्यादा नहीं दे करके कोशिश करे भी किलो 1.5 किलो 2 किलो दे तूड़ी गाय को। यानी हरा चारा भी देना हमने, सूखा चारा भी देना है और खनिज लवण भी देना है। खनिज लवण ये आजकल जो कंपनियों, काफ़ी कंपनियों के आते हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, ये किसी भी कंपनी का कहीं से भी ले लें, मिनरल के नाम, मिनरल मिक्सचर, आप किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जाओगे जी तो मिनरल मिक्सचर बोल रहे हो, वहाँ से आपको खनिज लवण मिल जाएंगे जी। अब जैसे अंकित जी वो चल रहे हैं सर्दी का समय, तो सर्दी के समय में सर्दी से बचाव भी करना है हमने अपने पशुओं का, तो आप सवेरे से रात के जब तक उनको अंदर बांधते हैं तब तक जो प्रक्रिया अपनाते हैं, क्या क्या करते हैं आप, कैसे कैसे है? ऐसा डॉक्टर साहब, जो हमारे पास आज के टाइम में भैंसें हैं, भैंसों के लिए तो कोशिश ये करें कि उनको सर्दी से बचा के रखें जी। अच्छी तरह उनके नीचे सूखो बिछावन बनाए, बिछावन अच्छा ओन के, और जहाँ से रोशनदान से कहीं से भी हवा आती है उसको रोशनदान को बंद कर दें जी। किसी पल्ली को लगा के या कोई पराली बोरी वगैरह लगा दें, बोरी वगैरह लगा के उसको बंद कर दे ताकि अंदर हवा ना घुसे जी। और जो गाय है, देसी गाय में मोस्टली यही है कि देसी गाय वाले भी अपने पशु को ऐसे ही अंदर बांध दे और उनको हवा से बचाएं, लेकिन जो ओल्स्टीन HF गाय है जी, वो फॉरेन की गाय हैं, वो -डिग्री में भी सरवाइव कर जाती हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं आती कि सर्दी है उनको अंदर बांधना है, आज बारिश होगी तो उनको अंदर करना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो बाहर अगर आपका टेम्परेचर माइनस भी चलेगा तब भी वो बाहर सरवाइव कर लेती हैं, यानी गर्मी सर्दी बरसात तीनों को सहन कर सकती हैं वो। लेकिन जो अपनी देसी गाय है या भैंस है उसका रखरखाव ज़्यादा है जी। तो चलते चलते आप ये क्या संदेश देना चाहोगे जो फार्मिंग करना चाहते हैं भाई, कि किस तरह से वो फार्मिंग शुरू करें और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो नए भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं पहले तो किसी न किसी फार्म पे जाएं, विजिट करें, अच्छी ट्रेनिंग लें कि कैसे करना है, क्या करना है, कितने पशुओं से शुरू करना है, किस ब्रीड पे काम करना है जी। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह से नॉलेज हो जाए उस टाइम लेके आए, भैंस रखनी है, देसी गाय रखनी है या फिर HF रखनी है, कौन सी रखनी है, वो फिर वहाँ से बनाए। और एकदम कभी भी इकट्ठे पशु ना लें जी। एक गाय ले ली या फिर एक भैंस ले ली, उसके 2 महीने 3 महीने बाद फिर एक और ले ली जी। ऐसे कर करके मैं साल के अंदर पशु को बढ़ाएं। ये नहीं है कि आप इकट्ठे 10 ले आए और 10 की 10 ब्यागी और फिर बाद में ड्राई पीरियड भी उनका इकट्ठा होएगा, फिर क्या होता है जहाँ ड्राई पीरियड इकट्ठा होएगा तो लॉस में चला जाता है फार्मर जी। अगर आप एक एक लेके आओगे, एक इकट्ठा लेकर आओगे और दूध कम होती रहेगी, दूसरी आती रहेगी, साल में ऐसे 10-12 एनिमल हो गए तो साल के साल आपका दूध चलेगा जी। और साल के साल आपकी इनकम चलेगी। तो और कोई भी भाई जो है इसको अपने रोजगार के रूप में अपना सकता है। बहुत अच्छा। अगर आप बेले फिरने से रोजगार नहीं मिल रहे, आज के टाइम में रोजगार तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रोजगार है जो आप खेती के साथ साथ भी कर सकते हो। अगर किसी भाई के पास खेती भी नहीं है तो वो इसको एक साइड बिजनेस के तौर पे कर सकता है जी। तो अंकित कुमार जी प्रगतिशील किसान हैं जो पशुपालक हैं गांव मथाना में। इन्होंने डेयरी फार्मिंग के बारे में भाइयों को जानकारी दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर, मार्गदर्शन लेकर दूसरे भाई भी डेयरी फार्मिंग की ओर प्रेरित होंगे, ये काम शुरू करेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
धर्मवीर भाई जी गिरधारी भाई, सुन ले सारी बात। भाई बात तो सारी सुन ली, पर एक बात नहीं समझ में आई। बताओ। आपको थे भाई हम मथाना गए और उससे मिले, तो यह बातचीत आपने उनके फार्म पे ही कर ली या कि आप लेके आए या नहीं? बात क्या आता है, हम उससे चल ले, उन्हें गांव में गए, उनसे बात करी और उनने हम स्टूडियो में ले आए। अच्छा, उठे तो ना रिकॉर्डिंग हो साफ साफ पूरा बढ़िया हो जाएगी कि भाई अंत बात सुनी सारी सारे भाई साथी सुन लेंगे, तो हमने उड़े लिया है। ये भाई बात समझ में, तो यह बात न्यू थी। तो एक काम करो जी, न्यू बता दो कल के विषय दे हो गया। कल जो कार्यक्रम किसान वाणी होगा ना गिरधारी भाई जी, उसमें विषय रखेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ। अच्छा, तो इस विषय पे भाइयों को साथ हम विचार साझा करेंगे। अच्छा, और इसके साथ साथ एक और भी हम विषय लेंगे, वो विषय है सब्जी उत्पादन में पॉली टनल विधि की भूमिका और महत्व। अच्छा, फिर एक काम और कर दो जी, ये सारे काम जल्द करेंगे। मौसम के बारे में पता होगा? मौसम की सुन लो, बता दो। आज तारीख कितनी है? आज तो 19 है। अच्छा, आज का जो अधिकतम तापमान रहा ना वो रहा 14.3 डिग्री सेल्सियस। ये तो गणा से गणा गणित गणा। कम से कम 9.4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यह बात हवा में नमी की जो मात्रा रही वो पूर्ण यह बात तो ली। हाँ जी, खेती तो कल भी करनी है, कल की बताओ, विषय कल के बताए तो कल का तापमान भी बताओ। लो कल की क्या, आप 2-3 दिन की सुन लो कट्ठी। हाँ, अच्छा, 19 तारीख आज तक है। अच्छा, और 23 जनवरी तक अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम आमतौर पर 20 जनवरी तक परिवर्तनशील के साथ साथ खुश्क रहने की संभावना है। अच्छा, उसके बाद 21 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव की संभावना है। अच्छा, जिसके चलते 22 जनवरी को कहीं कहीं गरज और चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। 23 ने क्यों लगा? और 19 से 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी आने की और अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट का अनुमान है। 20 जनवरी को धुंध आने का भी अनुमान है। अच्छा, धर्मवीर भाई जी, एक काम होता हूँ आपने वो के आज उस महान व्यक्तित्व की, महान आत्मा की पुण्यतिथि है जिसने इस देश को वास्ते अपना बलिदान दिया जी, और हम उनको दिल से जो है श्रद्धांजलि देते हैं, और वो है महाराणा प्रताप। तो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, पुण्यतिथि है, आपको पुण्यतिथि है। तो भाई पुण्यतिथि पे तो और भी ज्यादा उनको सत नमन है कि उन्होंने देश की रक्षा अपने प्राणों की आहुति दे के दी। और इस वास्ते जो भाई सामने बैठे नहीं, ये भी क्या हम एक देश व्यक्ति की सुनावांगे। अब तो तोरे साथ रहनिया संग के साथी, तम दया मेरे पे फेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी, तम लिख चिट्ठी में दे दियो, साथ रहिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, सबसे पहले मात पिता के चरणा में प्रणाम रखो, अरे तो उन कुटुंब कबीला सबको दुआ सलाम रखो, देखे जितने से मेरे मंत्र प्यारे सबको राम और राम रखो, के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम रखो, मेरे माँ के जाए भैया ने एक जरूरी काम रखो, देखे जिस रस्ते अर्थ दिला, जिस रस्ते अर्थ उस रस्ते पुनः बखेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी रे
के बरका सुख हो जा जवान उम्र में मेरी त्रिया देश धर्म में रुखी हो जा मेरा बदला मेरा बदला ते उच्च स्वर पे ढेर दियो मन देश के ऊपर चार धोख दी तुम लक्ष्य दी मैं दियो नहीं फिक्र में बात करे कौन किसे की रजिया आया कौन किसे का साथ करे हमारे घर की इज्जत बनी रहे ना मामूली सी बात करे दिन तो रात रहूं चिंता में ना फिक्र में बात करे हर दिन और रात रहे चिंता में नहीं फिक्र में बात करे जिसकी गेलियां तू खेली भाई जिसकी वहाँ छोड़ सदन की मेहर दियो मन देश के ऊपर जान धोख दी तुम लक्ष्य थी मैं साथ रहना संग के साथ दया मेरे पे देश के ऊपर जान धोख दी सबके बस का कौन होता बड़ा खून लड़ाइया में सचो तो उन कुटुंब कपिला गाने कौन लड़ाइया में एक की गिनती न 100 की गिनती बातें दूर लड़ाइया में गांठ में संग बड़े बड़े मर के रे अपला तून लड़ाइया में प्राण त्याग तम कर दुश्मन का ढेर दियो मन देश के ऊपर चार धोख दी तुम लक्ष्य ढेर दियो धर्मवीर भाई जी गिरधारी भाई, तो ये तो थी भाई बड़ी कमाल की रागनी थी। इस रागनी ने तो कमाल ही कर दी। और इब और गल साहब क्या करना और नू करना कि जैसे इब सर्दी का मौसम आ गया ना गिरधारी भाई, बिल्कुल, तो जो अपने फलदार पे पौधे हैं, अच्छा, उनकी भी तो देखभाल जरूरी है ना। बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर लें। तो आपने 200 सिला रखे हैं खेत में, जिनका आप सेवा में जुट रहे हो, उनकी बता दो आप। देखो, एक तो किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे संतरा लगा रखा, किसी ने माल्टा लगा रखा, नींबू लगा रखे, अच्छा, तो इस तरह के जो फल वृक्ष है ना गिरधारी भाई जी, तो उनमें जरूर इस टाइम 750 ग्राम यूरिया प्रति पौधे की दर से इस महीने हमने डालना चाहिए। ये समय सही चल रहा है कि जिसमें कि हमने खाद डालना है। ये संतरा माल्टा की बात होगी जी, अच्छा, क्योंकि कुछ अब थोड़ा सा टाइम है, वो उसके बाद फिर गर्मैश आ जाएगी मौसम में। ठीक है। और नींबू का सिल्ला, सफ़ेद मक्खी रस चूस के इन पौधों को बड़ी नुकसान पहुँचा हमें।
तो सुरंगी कीट नए पत्तों पर टेढ़ी मेढ़ी चमकीली सी लाइन बना दे, आपने भी देखे होंगे। तो इससे क्या है कि मैं उसके जो पत्ते हैं ना नींबू के, अच्छा, या नींबू जाति के जितने पेड़ हैं उनके, वो पत्ते मुड़ जाएं और नए फल फिर उससे कमजोर आवेंगे, कम भी लगेंगे। तो उसकी दवाई भी होगी कुछ? इन कीटों की रोकथाम के लिए फूल खिलने से पहले नया फुटाव आने पर 750 मिलीलीटर मेटासिस्टोक्स दवाई है 25 सीसी ताकत की। आज एक बताइए मंत्र मेरे भाई जी, जो रोगोर ले लिया, फिर रोगोर भी ले सकें। रोगोर में क्या है? वो कितनी मात्रा होगी? रोगोर में आप नू लगा लो कि 650 मिलीलीटर ले लो रोगोर। अच्छा, फिर एक तो हो जो लेवांगे तो पानी में मिलानी होगी। पानी लेना पड़ेगा 500 लीटर। अच्छा, मिला के उसका गुड़ बनाते हैं, छिड़काव करते हैं। अच्छा, एक बात, मैं जब गया नहीं अपने खेत में, मैं तो कुछ और दिक्कत सी दिखी। और क्या दिक्कत दिखी? जो हमारे पत्ते थे नहीं, उसमें दोनों और फेस से वो हो रहे थे, तो लक्षण नहीं समझा मैं क्या। पत्ते की नसों के दोनों और जब जगह सफेद हो रही हो ना, मेरे ख्याल दिखने वही बात थी। वही तो इसके लिए आधा किलो नहीं ऐ के थे ये जस्ते की कमी है। जस्ते कमी है, फिर क्या उपाय है इसका? तो इसका यही है कि प्लांटामाइसिन एक दवाई है, 500 मिलीग्राम ले लें और 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अच्छा, इन मिला के ना, अच्छा, प्रति लीटर पानी में घोल बना के और इनका छिड़काव कर दें। चलो, तो इस तरह जो है ये हमारे संतरा के, माल्टे के, नींबू के बाग जो है बढ़िया रहेंगे, अच्छा फल देंगे। तो फिर तो बस एक अंगूर की होता है, अंगूर आराम के थोड़े से अंगूर की जो पुरानी बेल है ना, पुरानी बेलों में यूरिया अच्छा लगभग 350 ग्राम, अच्छा 2 किलो सुपर फास्फेट, अच्छा तो इस महीने में डाल दिया होगा भाइयों ने, और नहीं डाला तो डालने का पूरा टाइम चल रहा, डालकर सिंचाई कर दें। चलो जी, तो इस तरह हमारे अंगूर के बाग भी बहुत बढ़िया रहेंगे भैया, बढ़िया अंगूर खाएंगे, बढ़िया रहेंगे अंगूर, मीठे बढ़िया और स्वस्थ। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी और धर्मवीर भाई की राम राम।